ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम का जो चैप्टर है वो आपका अराउंड 6 to 8 मार्क्स का एग्जाम में टेस्ट होता है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले तो दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो है वो आई बिलीव पता होगा भी, और हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। एक वर्ड होता है एम्प्लॉय का या एम्प्लॉयड, और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है। हम ये कहते हैं इन इन अपनी सादा जबान में कि एम्प्लॉयड वो बंदा है जो नौकरी करता है, यानी जिसकी कोई जॉब वगैरह होती है, राइट, जो किसी के अंडर काम कर रहा है। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वो बंदा है जिसका खुद का बिजनेस होता है, जो जो खुद जो है अपने बिजनेस में डिसीजन मेकर जो है वो होता है। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम जो है वो डिस्कस की जाती है किसके लिए? आपके एम्प्लॉयड के लिए, यानी वो बंदा जो एम्प्लॉयड होगा उसी की ही एम्प्लॉयमेंट इनकम को हम डिस्कस करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड की एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं होती, उसकी जो है हमारे पास ट्रेडिंग इनकम होती है। ठीक है। तो अब हमने कुछ, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, आप अपने साथ लिख लें। क्वाइट पॉसिबल है कि एक 2 मार्क्स के एमसीक्यूज में थ्योरेटिकली वो आपसे पूछ ले कि एक एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो है वो पता होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय पर्सन होता है वो कंट्रोल किया जाता है। एम्प्लॉय जो पर्सन है वो कंट्रोल्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी वो अपने एम्प्लॉयर से कंट्रोल्ड किया जाता है। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो बंदा हायर कर रहा होता है। ठीक है। और ये आप यहाँ लिख लो नॉट कंट्रोल्ड। ठीक है, यानी ये वो पर्सन होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर दूसरा जो है इसमें पॉइंट आ जाता है कि अगर हम एक वो एम्प्लॉयड बंदे की बात करें तो इसके पास कोई इसको कोई फाइनेंशियल रिस्क की जो है वो इसमें हम कंसिडर नहीं करते। यानी अगर हम लॉस या बेनिफिट की बात करें तो जो एक बंदा एम्प्लॉयड बंदा जो होता है उसको एज सच कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं होते। तो आप यहाँ पर लिख लें नो फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। लेकिन जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा होता है, क्योंकि उसने अपना पैसा बिजनेस में लगाया होता है, तो इसके लिए यहाँ पर ये फाइनेंशियल रिस्क जो है वो होता है। ठीक है। फिर इसके अलावा बड़ी आसान सी बात है कि आपका जो बंदा एम्प्लॉयड होगा उसको आप सिक या पेड लीव्स जो हैं उसको अवेलेबल होती हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट जॉब्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है उसको एज सच कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वो जब चाहे अपनी मर्जी से लीव्स वगैरह जो है वो ले सकता है। ठीक है, उसको किसी की परमिशन की एज सच जो है वो ज़रूरत नहीं होती। फिर याद रखिएगा कि एम्प्लॉयड बंदा जो होगा उसको इक्विपमेंट्स कौन प्रोवाइड करेगा, यानी लैपटॉप वगैरह इन मेजर केसेस, चेयर मतलब बिजनेस बैठने की जगह एंड ऑल दैट स्टफ। तो इक्विपमेंट्स बाय एम्प्लॉयर होते हैं यहाँ पर। ठीक है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा होता है वो अपने इक्विपमेंट्स जो है वो खुद लेके आ रहा होता है। ठीक है। फिर नंबर 5 पे आप जो है इसमें ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें या वो बंदा जो एम्प्लॉयड है, वो जो है आप यूं कह लो कि एक टाइम पे एक ही जॉब कर सकता है। ठीक है। वर्क इन सिंगल फर्म। ठीक है, एक टाइम पे वो एक जॉब कर सकता है। लेकिन एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा होता है वो मल्टीपल जगह जो है वो काम कर सकता होता है। मल्टीपल वर्क्स जो है एक सिंगल टाइम पे कर सकता है। आपने फाइनेंशियल अकाउंट, आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ी है, आपने बिजनेस टेक्नोलॉजी भी पढ़ा है, उसमें आपको एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पता होगा। हम ये कहते हैं कि एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं, राइट। एक डायरेक्टर जो एक एग्जेक्टिव डायरेक्टर होता है वो एक ही कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है। लेकिन जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं, एक टाइम पे एक नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर डिफरेंट कंपनीज में एज अ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर सर्व कर सकता है। तो जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर होता है वो एम्प्लॉय की एग्जाम्पल है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर है वो सेल्फ एम्प्लॉय की जो है वो एग्जाम्पल हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है याद रखिएगा कि एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन होती है, ऑब्लिगेशन होती है टू एक्सेप्ट वर्क। ठीक है। एम्प्लॉय की जो है
वो ऑब्लिगेशन होती है टू एक्सेप्ट वर्क, ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट वर्क, यानी उसको जो काम दिया जाएगा वो काम उसने एक्सेप्ट करना है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड की एज सच जो है वो कोई ऑब्लिगेशन जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि एक बंदा जो है जब एम्प्लॉय कब कंसिडर होगा और सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो कब कंसिडर होगा। ठीक हो गया। फिर एक और पॉइंट इसमें चले ऐड कर लेते हैं कि एम्प्लॉयड जो बंदा होगा वो प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्टेड अंडर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। यानी आप ऑब्वियसली कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे अपने एम्प्लॉयर के साथ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डूज एंड डोंट्स या कुछ राइट्स ड्यूटीज वगैरह लिखी होंगी, तो आपका जो एम्प्लॉय होगा वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर प्रोटेक्ट होगा, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एज सच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, अच्छा, तो यहां तक हमने बात कर ली एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की, जिसमें आपने एक बेसिक जो है वो बात की कि आपका एम्प्लॉयड पर्सन कौन सा होगा और सेल्फ एम्प्लॉयड जो है आपका कौन सा होता है। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब याद रखिएगा हम जो एम्प्लॉयमेंट इनकम डिस्कस करेंगे वो कौन सी एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी, वो आपकी एम्प्लॉयड पर्सन की होगी। यानी आपने अब ये कंसिडर करना है कि आप एक एम्प्लॉय हो और आप जो है एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, ठीक है, और उस कंपनी से आप सैलरी ले रहे हो। तो हम ये देखेंगे कि अच्छा जब आप सैलरी लेते हो तो किस तरीके से इस सैलरी पर टैक्स दिया जाता है। अब आपने याद रखनी है कि आपने जो एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करनी है वो कौन से टैक्स ईयर के लिए कैलकुलेट होगी, तो कल जैसे हम बात कर रहे थे वो कैलकुलेट की जाएगी फ्रॉम अप्रैल 24 से लेकर मार्च 25 तक, यानी इस टाइम पीरियड की आपने एम्प्लॉयमेंट इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है। इससे आगे पीछे की जो भी एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी उस पर हम टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपकी जो भी एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी वो इस टाइम पीरियड के अगेंस्ट जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक और बात आपको पता है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है वो कौन सी इनकम होती है, वो होती है नॉन सेविंग इनकम। मैंने आपको बताया था कि नॉन सेविंग में चार तरह की इनकम आती है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम, प्रॉपर्टी इनकम एंड पेंशन। प्रॉपर्टी की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम की। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम इज अ पार्ट ऑफ नॉन सेविंग इनकम। ठीक है, जैसे हमने ये कहा था कि जब प्रॉपर्टी इनकम आप कैलकुलेट करते हो तो आपने क्या करना है, रेंटल इनकम लेनी है, उसमें से अलाउेबल एक्सपेंसेस जो है उसको माइनस कर देना है, तो आपकी असेसेबल प्रॉपर्टी इनकम जो है वो आ जाएगी। ऐसा ही है। इसी तरीके से जब हम एम्प्लॉयमेंट इनकम की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट इनकम में भी हम कुछ इस तरीके से अपनी जो है इनकम्स लिखते हैं। अब कौन कौन सी इनकम्स होती हैं, तो याद रखिएगा सिर्फ सैलरी ही आपकी जो है वो इनकम नहीं होती। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आपकी सैलरी। ठीक है, उस सैलरी के बाद आपको बोनस भी मिल सकता है, आपको कमीशन भी मिल सकता है। तो ये सारे आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम में आते हैं। ठीक है, तो सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया। इसके बाद टैक्सेबल बेनिफिट्स, कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से दिए जाते हैं, और एज पर द HMRC रूल्स आपको उन बेनिफिट्स पर टैक्स देना होता है। उनको हम कहते हैं टैक्सेबल बेनिफिट्स। ठीक है, इन तमाम को आप ऐड कर दोगे और इसमें से क्या लेस करोगे, इसमें से आप लेस करते हो अपनी अलाउेबल एक्सपेंसेस। ठीक है, याद रखना आपने क्या एक डिडक्ट करना है, अलाउेबल एक्सपेंसेस आप डिडक्ट करोगे। उस पे हम डिस्कस करेंगे कौन से एक्सपेंसेस अलाउेबल होते हैं, और आखिर में आपकी क्या आ जाएगी, आखिर में आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, जिसको आप असेसिबल एम्प्लॉयमेंट इनकम भी कह सकते हो, जिसको आप सिंपल एम्प्लॉयमेंट इनकम भी कह सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा एम्प्लॉयमेंट इनकम में आपकी सैलरी, बोनस, कमीशन और टैक्सेबल बेनिफिट्स आएंगे। इन तमाम को ऐड करेंगे, लेस कर देंगे अलाउेबल
एक्सपेंसेस को। अब अलाउएबल एक्सपेंसेस या अलाउएबल डिडक्शंस भी इसका दोनों इसके नाम होते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने क्वेश्चन में देखते वक्त ही उनको माइनस कर देना है, या वो एज पर दी HMRC रूल वो अलाउड होते हैं? तो हम तीन चार की बात यहां कर लेते हैं। नंबर वन, आपकी जो प्रोफेशनल फीस होती है, प्रोफेशनल फी एंड एनुअल सब्सक्रिप्शंस, ये अपने पास प्लीज नोट करें। जिस तरह आपको पता है आप ACCA को एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करते हो, राइट? जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं उनके साथ एफिलिएशंस को मेंटेन रखने के लिए आप कुछ एनुअल फी, कुछ सब्सक्रिप्शन फी, कुछ रजिस्ट्रेशन फी पे करते हो। तो ये वाली जो फी होती हैं ये आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम से माइनस कर सकते हो। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप एक जगह ऑडिटर के तौर पर काम कर रहे हो, और in order to maintain your auditing license in that specific country and that specific company आपको कुछ फी पे करनी है towards a specific body, तो आप उस फी को अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम से माइनस कर सकते हो। तो याद रखिएगा, प्रोफेशनल फी वगैरह जो होती है, जो प्रोफेशनल बॉडीज को पे करते हो, वो आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके अलावा याद रखिएगा, पेमेंट टू रजिस्टर्ड चैरिटी। यूके में कुछ ऐसी नेशनल चैरिटीज होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं, उनको अगर आप कोई चैरिटी कर रहे हो तो वो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम से माइनस कर सकते हो। अगर आप ऐसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे रहे हो जो रजिस्टर्ड नहीं है, या जो एज पर वहाँ के जो एरिया है, अगर वो स्कॉटलैंड है तो कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज होंगे, लंदन है तो कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज होंगे, उन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंगली अगर एक चैरिटी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको जो डोनेशंस आप दोगे वो अलाउएबल एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं होगा। लेकिन अगर एक रजिस्टर्ड चैरिटी को डोनेशंस दे रहे हो तो वो अलाउएबल होंगे। फिर नंबर थ्री, अगर आप जो हो कंट्रीब्यूशन इन पर्सनल पेंशन, अगर आप एज अ पर्सन, अगर आप एज अ एम्प्लॉय अपने तरफ से अपने पेंशन फंड में कुछ पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो जो पैसे आप कंट्रीब्यूट करोगे वो भी अलाउएबल एक्सपेंस के तौर पर माइनस कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद नंबर फोर हमारे पास जो है दैट इज, सर पेंशन फंड तो ऑलरेडी सैलरी से वो माइनस नहीं कर देता। जी, वो जो सैलरी से माइनस करते हैं ना, ये वही वाली बात हो रही है। जैसे आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जब हम पेरोल अकाउंटिंग करते हैं तो हम ग्रॉस पे में से पेंशन कंट्रीब्यूशन माइनस करते होते थे, राइट? और हम टैक्स भी माइनस करते होते, जिसको हम पे ही कह देते होते थे, राइट? तो ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन हम माइनस करते थे ना, ये असल में यही वाली पेंशन कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ठीक है। चलें। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता रहा था ये कि, अफाक जी भाई, जी, ये मोस्टली इसमें हम कैलकुलेट करते हैं ना एडजस्टेड नेट इनकम में। हाँ जी, ये वही वाली पेंशन है गिफ्ट जी, एंड वही वाली एनुअल। है, वही वाली है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, क्वालिफाइंग ट्रैवल एक्सपेंस। ठीक है, अब क्वालिफाइंग ट्रैवल एक्सपेंस का क्या मतलब होता है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। HMRC ये कहता है कि अगर एक बंदा अपने घर से अपने ऑफिस जाता है, ठीक है, तो ये नॉट क्वालिफाइंग है। यानी एक बंदा अपने घर से अपने ऑफिस जा रहा है, ये नॉट क्वालिफाइंग ट्रैवल एक्सपेंस है। अगर इस कम्यूट पर उसको $20 का खर्चा आता है फॉर इंस्टेंस, तो ये $20 वो अब एज अ अलाउएबल ट्रैवल एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर एक बंदा अपने घर से अपने ऑफिस जाता है, तो उस दौरान जो भी उसका ट्रैवल एक्सपेंस लगता है वो अलाउएबल एक्सपेंस नहीं ट्रीट किया जाएगा।
हाँ, अगर एक बंदा अपने ऑफिस से अपने एक टेम्पररी क्लाइंट की ऑफिस जगह पे जाता है, जैसे आपका ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है, लेकिन आप एक क्लाइंट का ऑडिट करने जो है वो कराची जा रहे हो, तो इस्लामाबाद से कराची का जो ट्रैवल एक्सपेंस होगा वो आपका अलाउड होगा। वो वाला एक्सपेंस आप अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम से माइनस कर सकते हो। फिर दूसरा, अगर आप अपने घर से डायरेक्ट क्लाइंट की तरफ जा रहे हो, तो वो वाला भी आपका अलाउएबल एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, घर से ऑफिस नॉट अलाउड, ऑफिस से क्लाइंट अलाउड, एंड घर से क्लाइंट वो भी अलाउड है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। फिर इसमें एक जो छोटी सी बात आप ये याद रख सकते हैं कि अगर घर से आप जाते हैं कहां पर, आप जाते हैं टेम्पररी ऑफिस में। अब टेम्पररी ऑफिस का क्या मतलब है? टेम्पररी ऑफिस आपका वो ऑफिस होता है जिसमें आपको काम करते हुए 24 मंथ से ज्यादा का टाइम नहीं हुआ। तो टेम्पररी ऑफिस में यहां लिख देता हूं अनटिल 24 मंथ्स अलाउड। ठीक है, कि फॉर इंस्टेंस देखो, आपका ऑफिस इस्लामाबाद में है, लेकिन आपने आपको जो है वो लेट्स से कि एक स्पेसिफिक जॉब कंप्लीट करने के लिए कुछ दिनों के लिए किसी और जगह जाना पड़ रहा है, तो वो आपका टेम्पररी ऑफिस हो जाएगा। तो घर से जो टेम्पररी ऑफिस की कम्यूट होगी वो अलाउड होगी, लेकिन उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त ये है कि वो जो टेम्पररी ऑफिस है वहां आप 24 महीनों से ज्यादा नहीं रुको। अगर 24 महीनों से ज्यादा रुके आप वहां पर, तो फिर वो आपका नॉट अलाउड एक्सपेंस होगा। तो फिर पिछले टाइम में जितना भी आपने अलाउएबल एक्सपेंस ट्रीट किया होगा, उस पर फिर आपको अगले साल पे टैक्स देना होगा। ठीक है गाइस, मुझे आप सिर्फ प्लीज 2 से 3 मिनट दे दें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।